दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। क्योंकि अभी बज रहे हैं 9:30 और 9:30 बजे तक तस्वीर साफ हो जाती है जिसका इंतजार किया कि आखिरकार दिल्ली में किसकी सत्ता रहने वाली है। दिल्ली में इस वक्त अगर तस्वीर आप साफ देखें तो दिखाई दे रही है स्क्रीन के ऊपर जो आंकड़े हैं। दिल्ली की 70 सीटों में से 23 पर आप है और उससे दोगुनी पर बीजेपी चल रही है। यहाँ पर ये तो जो तस्वीर दिखाई दे रही है और कांग्रेस भी एक सीट पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये कौन सी सीट है ये भी आपको बताएंगे और बीजेपी की कौन सी सीट है और आम आदमी पार्टी की कौन सी सीट है। सीट दर सीट सबका नाम आपको यहाँ पता चलेगा कि कौन कहाँ पहुंचा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार साकेत बिहारी जी जो है वो जुड़ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से तमाम अभी तक सर आंकड़े अगर देखा जाए चुनाव में, चुनाव आयोग पूरी तरह से एक ऐसे घेरे में है जिस पर अब लोग विश्वास नहीं करते। बच्चा बच्चा ये समझने लगा है आज की तारीख में कि चुनाव आयोग जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ कर रहा है जिसके चलते दिक्कतें हैं। क्या आपको लगता है कि दिल्ली के चुनाव के ये आंकड़े भी उसी वजह से हैं या सब कुछ ठीक ठाक है? सर बड़ी बात यहाँ पर आपको तस्वीर, मैं आपको एक बात बता दूं कि सीधे सीधे दिल्ली में 25 साल के बाद में एक बड़ी तस्वीर बदलेगी, इस बात का जिक्र बीजेपी ने काफी दिनों से करना शुरू कर दिया था। एक तस्वीर सामने ये निकल के आ रही है कि बीजेपी ने आखिरी वक्त में जो ये बढ़त दिखाई दे रही है किस वजह से हुई है। यहाँ पर अलायंस जो है वो साथ में नहीं चला है, इसकी वजह से काफी फर्क पड़ा है। अलायंस अगर साथ होता तो यहाँ पर बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल था इस आंकड़े तक पहुंच पाना। तो राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो गठबंधन होना था वो ठीक से हो नहीं पाया, जिसकी वजह से ये गणित निकल के सामने आया। और ऐसा ही कुछ हरियाणा में हुआ था, आखिरी दिनों में खेल पलटा था। ऐसा ही इस बार भी दिल्ली में हुआ कि आखिरी दिनों में खेल पलटा। हालांकि आम आदमी पार्टी ये पहले से जानती थी कि एंटी इनकम्बेंसी का फर्क पड़ने वाला है, इसीलिए केजरीवाल ने 55 सीटों को लेकर के पहले ही बोल दिया था। 62 से 55 पर वो आ रहे थे, वो उन्होंने पहले बोला। लेकिन यहाँ पर बड़ा नुकसान जो दिखाई दे रहा है उसकी वजह जो है वो इस अलायंस जो है वो नहीं आ पाया, उसकी वजह से ये सब हुआ है। बड़ा सवाल ये निकलता है कि क्या गठबंधन जो बना साथ में वो बार बार अगर ऐसे टूटेगा तो इसी तरह के नतीजे सामने निकल कर आते रहेंगे। जो लोग इन पार्टियों को चाहते हैं उनके लिए ये मोह भंग होने वाली परिस्थिति है। आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ विनीता जी, आपकी आवाज आ रही है। जी नमस्कार सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ सर, दिल्ली के जो नतीजे हैं ये अप्रत्याशित है, अचानक से कुछ हो गया है या फिर ये पहले से ही संभावित था? क्योंकि लगातार ये बात की जा रही थी कि आम आदमी पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी का सामना इस बार करना पड़ेगा। तैयार क्यों नहीं हुए फिर? इंडिया अलायंस जो था वो साथ में मजबूती से चला क्यों नहीं अगर टक्कर ही देनी थी तो? देखिए विनीता जी, इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो लगातार लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार कहने लगे कि यह गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए बना था और यही कारण रहा कि हरियाणा में समझौता नहीं हो पाया ठीक ढंग से। दिल्ली जो आज हम रिजल्ट देख रहे हैं, जो संभावित रिजल्ट नजर आ रहा है, वह भी उसी का नतीजा है कि इंडिया गठबंधन एक होकर चुनाव नहीं लड़ पाया। जी अभी जो इलेक्शन कमीशन के डाटा के अनुसार जो भेज रहा है इलेक्शन कमीशन, 28 सीट पर बीजेपी को आगे और 8 सीट पर आम आदमी पार्टी आगे चल रहा। अब बताइए, जब आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज वगैरह जब पीछे चल रहे हैं तो फिर दूसरे जो मतलब ये लोग तो आम आदमी पार्टी के चेहरा थे। अरविंद केजरीवाल भी पीछे चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के पीछे होने का मतलब यहाँ पर, क्योंकि उनकी अरेस्टिंग भी हुई थी, काफी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने उस वक्त में निकल के आई थी
जिसमें ये कहा जा सकता था कि इनको सिंपैथी मिल सकती थी, उसे भी क्या आम आदमी पार्टी भुना नहीं पाई है? क्या मतलब गठबंधन का आपसी सामंजस्य क्यों नहीं बन रहा है? ये आपस में अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं बना पा रहे हैं इंडिया अलायंस? देखिए, सब कोई मुगालते में रह रहा है कि हम अपने बदौलत सरकार बना लेंगे, और सब भूल गए, जितने आज के राजनेता हैं सब इस बात को भूल जा रहे हैं कि 1977 में इंदिरा गांधी को तब हटाया गया था सत्तारूढ़ से, जब जनता पार्टी के रूप में एक नई पार्टी उभरी थी, सारे दलों को मिला करके जयप्रकाश जी ने पहल की, और उसका नतीजा हुआ जनता पार्टी बनी, और इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत को चुनाव हारना पड़ा था। वही स्थिति आज के दिन भी है। नरेंद्र मोदी एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में उभरे हैं। उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी एक शक्तिशाली पार्टी बनी, मतलब उस समय की पार्टी नहीं थी, 80 के दशक की पार्टी आज के बीजेपी नहीं रह गई। तो इसका मुकाबला करने के लिए तो प्रत्येक दल को एकजुट होना ही होगा, अपना निजी स्वार्थ छोड़कर। लेकिन आपको दुर्भाग्य क्या से लगता है जनता का क्या मूड है? अगर प्रवेश वर्मा जो काफी कंट्रोवर्शियल रहे, उन्होंने अलग अलग तरह से मतलब जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल क्लीन और नीट एंड क्लीन पॉलिटिक्स करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने विवादित पॉलिटिक्स करने की कोशिश की पूरी तरह, और उसके बावजूद वो इस वक्त आगे दिख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की परिस्थिति यहाँ पर पीछे दिख रही है। संदीप दीक्षित जो है उनकी वजह से काफी सारे वोट कटे हैं। ये कैसे इसको देखेंगे आप? ये आपस में दुश्मन हो गए ना आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो इस चुनाव में। एकदम आपने सही कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में दुश्मन की तरह दिख रहे हैं। अब जब विधुड़ी आगे हो जाए, सर्वेश कुमार आगे हो जाए, सर्वेश वर्मा आगे हो जाए, तो फिर परवेश वर्मा जी, हाँ, मतलब आश्चर्य तो होना ही है। लेकिन इसके पीछे हमको लगता है कि जब अरविंद केजरीवाल आए थे राजनीति में, तो वैकल्पिक राजनीति की बात उन्होंने की थी। 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी वही घिसी पिटी राजनीति का जो था, उनका जो वैकल्पिक राजनीति कहाँ रह गया। और शायद दिल्ली की जनता इसी कारण आम आदमी पार्टी को इस बार पसंद नहीं की। आप वैकल्पिक राजनीति की बात कर रहे थे और आ गए उसी ढंग से, चोरी चमारी भ्रष्टाचार जैसे अन्य दल की शासित राज्यों में है, वही स्थिति दिल्ली में है। तो इस कारण हमको लगता है कि दिल्ली की जनता उनको इस इलेक्शन में नहीं चाहती थी कि वो सत्ता में आए, और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत भी की है, इसमें दो मत नहीं। एक तो इन लोग आपस में बिखर गए, कांग्रेस अलग। लेकिन कांग्रेस अलग क्यों हो रही है? जब उन्हें मोदी को हराना है तो फिर अलग क्यों हो जाते हैं? साथ क्यों नहीं होकर चल सकते हैं? क्योंकि जब आपको पता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है, राजनीति में साम दाम दंड भेद चलता है। यहाँ तक कि आम आदमी ये बीजेपी ने किसी को भी अपने साथ जोड़ते वक्त, अपने आप को मजबूत करते वक्त कभी ये नहीं सोचा कि भाई इसके आने से क्या होगा, बल्कि उसने ये सोचा कि इसके आने से सामने वाले को मात कैसे मिलेगी। ये रणनीति लेने में इनको क्या दिक्कत आती है? लेकिन इसके लिए केवल भी कांग्रेस को हम लोग दोषी नहीं ठहरा सकते। आम आदमी पार्टी को कांग्रेस कई जगह पर अपना अच्छा अलायंस बना नहीं पा रही है, पार्टियों के साथ बातचीत नहीं कर पा रही है। ये बात ममता बनर्जी के यहाँ से भी आई थी सामने की वो फोन जो है राहुल गांधी के वो नहीं उठाते हैं, उनके लोग उठाते हैं। ये सब चीज तो खुद करना पड़ेगा ना। इसी तरह का कुछ देखने को मिला था 2022 के चुनाव में, जिसमें दिक्कतें काफी ज्यादा आई थी। ये लोकसभा चुनाव में, माफ कीजिएगा, 2024 के लोकसभा चुनाव में, जिसमें प्रियंका गांधी को इंटरवीन करना पड़ा था बात करने के लिए, तब कहीं जाके समाजवादी पार्टी और इनका अलायंस हो पाया था।
काफी दिक्कतें उसके अंदर भी आई थी। हमारे साथ सुभाष शिर्के जी और हरिकेश जी भी जुड़ गए हैं। सुभाष जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो रिजल्ट दिख रहे हैं इसमें ऐसा नहीं है कि ये दिख नहीं रहा था कि ऐसा होगा, ऐसा दिखने लगा था। खास तौर से चुनाव के एक हफ्ते पहले, वोटिंग के एक हफ्ते पहले कहानी बदलने लगी थी। ऐसा क्यों? ये आखिरी दिनों का चुनाव क्यों पलट जाता है? देखिए, उसमें महाराष्ट्र में जो हमने देखा था, कुछ ऐसी चीजें मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है, जैसे फॉर्म 17C ना देना। फॉर्म 17C ये होता है कि जिसमें हर घंटे में कितना मतदान हुआ है, इसका ब्यौरा हर बूथ वाइज होता है। और ये फॉर्म 17C न देना, ये एक कांड किया था चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र। यही वीडियोस जो हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार आ रहे हैं कि अभी तक उनको फॉर्म 17C नहीं मिला है। जी, तो ये निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है कि फॉर्म 17C क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये उसी रात को ही देना चाहिए जब मतदान खत्म होता है। उसके तुरंत बाद जो चुनाव अधिकारी होता है उस बूथ का, वो और बाकी जो सारे वहां पे राजनीतिक पार्टियों के जो वो पोलिंग एजेंट्स होते हैं, वो साइन करके उस फॉर्म 17C को जो निर्वाचन अधिकारी है उसको दे देते हैं। तो ये सारा जो चीजें हैं वो तुरंत देना चाहिए था, वो नहीं दिया है। दूसरा, एक तो जो चीजें अभी दिखती आ रही है कि 2 मुस्लिम सीटों पर बीजेपी की बढ़त है। ये अचरज जैसी घटना है। हालांकि 83% पिछली बार आम आदमी पार्टी को मुस्लिम वोट मिले थे, और अब बोला जा रहा है कि बीजेपी के उम्मीदवार वहां पर लगभग दुगनी वोटों से आगे है। तो महाराष्ट्र में हमने देखा कि बाला साहब थोरा जो कद्दावर नेता, वो 9 बार वो चुनकर आए थे, और वो हमेशा 70 से 80 हजार वोटों से जीतते आ रहे थे, वो 10,000 वोटों से हार गए। तो ये जो अचरज अनहोनी जैसी घटनाएं महाराष्ट्र में दिखाई दी, शायद मुझे लगता है कि दिल्ली में भी आगे आगे हमें ये देखने को मिलेगी। तो ये सारी जो चीजें हैं वो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करती है। विनीता जी, लगातार केजरीवाल ने कहा कि उनके विधायकों को बीजेपी खरीदने की कोशिश कर रही है। हरिकेश जी, आपको लगता है कि ये आरोप सही रहा है अरविंद केजरीवाल का? खरीदने वाली बात तो मैं थोड़ा सा अलग मानूंगा, क्योंकि केजरीवाल को कहीं ना कहीं अंदाजा लग गया होगा कि पार्टी हारने की दिशा में बढ़ गई है। क्योंकि सारी चीजें ना साफ साफ है। जो शिर्के जी ने कहा वो हम लोगों ने यूपी में भी देखा था, और अभी भी मुझे याद है लोकसभा इलेक्शन में भी कम से कम 21 सीटें ऐसी थी जिनकी कहानी कुछ और कह रही थी, और रिजल्ट जो है बीजेपी के फेवर में जा रहा था। तो वो भी एक रीजन है। मेरठ में आपको याद ही होगा 10,000 वोट से किस तरीके से अरुण गोविल जितवाए गए कि वो हार न जाए। तो कहने का मतलब वो हार तो बहुत बुरी तरह से रहे थे, लेकिन जितवा दिया गया अंत में। सीटों में कहां से नंबर बढ़ जा रहे हैं, कहां से घट जा रहे हैं, ये मैं 2019 से लगातार देखता हुआ आ रहा हूं। परसेप्शन गढ़ के पूरी तरीके से ये तैयारी करवा दी जाती है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और बहुत मास स्टाइल में जीत रही है। ये पहले परसेप्शन गढ़ा जाता है, और विद इन वीक, जो अभी आपने कहा कि एक हफ्ते के भीतर कैसे रिजल्ट पलट जाता है। मुझे बहुत पुरानी एक लाइन याद आती है अमित शाह की, जब ये कहते कि हम 50 साल शासन करने वाले हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता है। मुझे लगता है उसके बेसिक आधार यही है। चुनाव आयोग को एकदम नेस्त नाबूद कर दो। कहीं कोई कल शाम तक भी ये पूरी जो इलेक्शन है इसकी पूरी इंफॉर्मेशन चुनाव आयोग की साइट पर नहीं थी। ये भी एक कहानी है। बात हारने जीतने की नहीं है, बात है बेईमानी की किस लेवल तक जा रही है पार्टियां। ये समस्या है। आप जब चाह रहे हैं पूरा स्टेट खाली कर दे रहे हैं, हरियाणा उलट दिए आप। समझ ही नहीं आता है कि हुआ क्या। महाराष्ट्र में वही हाल है। लगातार लोग चिल्ला रहे हैं कि आप काउंटिंग नहीं देते, काउंट करके आप बताते नहीं हैं। इन सब सवालों का कोई जवाब नहीं, हंसते हुए सब टाल के चले जाते हैं। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं वो सब यही लाइन कहते हैं कि नहीं, हम तो जीत ही रहे थे। आप एक लाइन को ध्यान दीजिए, छोटी सी लाइन बोल रहा हूँ। हरिकेश जी, बहुत अजीब परिस्थिति दिखाई दे रही है यहाँ पर। अरविंद केजरीवाल भी हारते दिख रहे हैं, आतिशी की भी ऐसे ही हाल है, मनीष सिसोदिया का भी यही परिस्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये तो मैंने पहले दिन ही बोला था कि आतिशी और मनीष सिसोदिया और केजरीवाल अगर ये हारेंगे तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से हार रही है। और अगर ये, जी बोलिए। जी आप कहिए प्लीज। मैं यही कह रहा था कि मैंने उस दिन भी यही बात कही थी, जिस दिन राजेश बादल सर जुड़े हुए थे, जब हम लोग थे, तो मैंने यही कहा था। 5 तारीख की बात है
कि अगर तो ये क्या लोग रमेश भिदुड़ी को जनता पसंद कर रही है? कैसे यही मतलब तो हलक सवाल, से कैसे उतरेगी ये बात? यही मेन सवाल है कि आप ऐसे ऐसे व्यक्तियों को जितवा रहे हैं और उन लोगों को मैं हर बार पहले भी ये कहता था कि काउंटिंग के बाद जब ये होता है, रिजल्ट जब आते हैं, मुझको एक डाउट हमेशा क्रिएट होता है कि आप उन कई चेहरों को हरवा देते हैं जहां से आपको ईवीएम घोटाला ये सब न दिखाई दे, और कई ऐसी चीजें जीत लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि पूरे स्टेट में आपने 45 से 50 सीट जीत ली और अपने 2-3 चेहरे आप हरवा दिए, तो आप इस डाउट से बाहर आ जाते हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी हुई या काउंटिंग में कोई गड़बड़ी हुई। आप कहेंगे कि भाई वो कैसे हार गए। मनोज सिन्हा का केस याद होगा आपको, धामी का केस याद होगा आपको, पूरा पूरा स्टेट क्लीन स्वीप कर रहा है और धामी और मनोज सिन्हा हार रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बीजेपी कुछ ऐसा गेम करती ही है। बहुत सीधे सपाट सी बात कह रहा हूं, बहुत सारे इलेक्शन देखे मैंने, और काउंटिंग वाली समस्या बहुत बड़ी है। काउंटिंग 3 घंटे चलती है, उसके बाद गिनती रुक जाती है। वोटिंग का परसेंटेज जो है शाम को 6 से 7% बढ़ जाता है। कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर सवाल उठते हैं कि एक्चुअली बीजेपी इलेक्शन लड़ रही है या पूरी तरीके से सैबोटाज कर ली है पूरा सिस्टम को। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप कैमरे पर बोलेंगे, मैं बता रहा हूं ऑफ द रिकॉर्ड, लोग ये बोलते हैं कि नहीं हमने तो दिया था वोट, पता नहीं ये कैसे यहाँ से ये जीत गए। जी मैं हरिकेश जी आगे आपके पास। चंदन जी, एक बड़ी बात यहाँ पर ये है कि मिल्कीपुर में जो बात हो रही थी, चुनाव आयोग मर गया ऐसा करके अखिलेश यादव पहुंच गए वहां पर पार्लियामेंट में कफन लेकर के, और ये एक तस्वीर सामने जब निकल के आई तब राहुल गांधी ने भी सीधे सीधे ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक परिणाम के एक सबूत के साथ दिखाई। महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर कि कैसे वहां पर एक्सेस वोटिंग हुई जो वोटर है उसके मुकाबले। तो यहाँ पर मिल्कीपुर का में इस वक्त समाजवादी पार्टी बहुत पीछे है, जिसकी तस्वीर अखिलेश यादव के बयानों से साफ झलक रही थी कि वहां पर कुछ हुआ है। क्या आपको लग रहा है ये हुआ है या फिर नेता को पहले पता लग जाता है कि वो आगे नहीं जा रहा है? विनीता जी देखिए, कुछ हुआ है नहीं हुआ है, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसके बारे में कि वहां कुछ हुआ है इसके बारे में वो नेता बात नहीं करते, पत्रकार लोग तो बात करते हैं कि कुछ हुआ है या कुछ हो सकता है या कुछ हुआ होगा, लेकिन जो प्रभावित है वो इस पर खुलकर आज तक नहीं बोले, या इसका अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हो रहा है तो इसके ऊपर आंदोलन कौन करेगा, इसकी आवाज कौन उठाएगा। तो इसलिए कह रहा अगर कुछ हुआ भी है तो उन्हें आगे आना पड़ेगा ना, उन्हें बोलना पड़ेगा ना कि क्या हुआ है। जी, आगे आना पड़ेगा वो तो एक चीज है, लेकिन जिस तरह से मतलब तस्वीर अभी निकल रही है, चल रही है, क्योंकि ये तो ऐसी है कि एक बार जबान निकल गई तो वापस शब्द लौट नहीं सकते हैं जबान से। इसी तरह से चुनाव का जब नतीजा आ जाता है तो वो लौट नहीं सकता है। वो तभी होगा जब कुछ बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला निकल के आएगा कोर्ट से, जो अभी तक तो अभी नहीं कुछ हो सकता, लेकिन आगे के लिए तो कुछ हो सकता है ना। ये तो पिछले कई चुनावों से ऐसी बातें की जा रही है, चाहे सोशल मीडिया पे हो या फिर लेकिन इसमें एक्शन लेगा कौन? आखिर तो फिर क्या देश में फिर कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था तो होगी ना। आज 8 तारीख है, 2 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर के सुनवाई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में। कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, आज की तारीख में क्या कांग्रेस ने इस पर कुछ कहा है? आपको लगता है कुछ नहीं होने वाला है हरिकेश जी? क्यों? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी देखिए ना, चंद्रचूड़ ने एक लाइन कही ना कि ईवीएम पे डाउट करना बेमानी है। एक सीजीआई जो रिटायर हो गया है वो ये लाइन बोल दे रहा है। इस स्टेटमेंट का दबाव, इस स्टेटमेंट का प्रभाव कितना होगा। और पहले भी ईवीएम पे एलन मस्क जैसा आदमी ये बात बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैक की जा सकती हैं, डिस्ट्रॉय की जा सकती हैं, गड़बड़ की जा सकती हैं, और आप हैं कि मानते ही नहीं है। हमारे देश के लोग मान ही नहीं रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन में कुछ ऐसा भी है। बैटरी के सवाल पर सवाल उठा। बहुत सीधी सी बात है ना कि आप अपने फोन को फुल चार्ज करिए और 3 दिन उसका यूज मत करिए, 3 दिन बाद उसको ओपन करिए तो गारंटीड है कि 100% बैटरी ऑन नहीं रहेगी, बैटरी 2-4% डाउन जाएगी। अगर ये लाइन भी उभर कर आई महाराष्ट्र में तो आखिर इस पर जांच क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं इसको प्रयास किया गया जानने का, और कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे आज ही कल ही मैं बता रहा हूं, अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी ने यह आरोप लगाया कि हमारे विधायकों से संपर्क किया जा रहा है, तो भ्रष्टाचार निरोधक जो दल है वो केजरीवाल के घर पहुंच गया कि निकल भाई बता मेरे को।
ये धमकी भरी स्टाइल है ना, ये धमकाने की स्टाइल है। आप 2-1 दिन वेट करते, केजरीवाल नहीं आते या वो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केजरीवाल बड़े सच्चे हैं और बड़े ईमानदार हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, मान लीजिए कि आप जाइए या हम जाए आरोप लगाने कि भाई ये गड़बड़ हुआ है हमारे घर में या इन लोगों ने ये हमला किया है, तो पुलिस क्या हमारे घर में आएगी जांच करने या हमसे पूछने आएगी? अरे पहले उनसे पूछेगी ना कि भाई वो कहाँ है, किधर है, वो घटनाक्रम जानेगी ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो आरोपी है, मतलब जिस पे आरोप लगाया जा रहा है, उनसे नहीं पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ गए, क्या किए, उल्टा उससे पूछा जा रहा है जिन्होंने आरोप लगाया है। तो ये व्यवस्था थोड़ी बता रही है, धमकी भरी पूरी व्यवस्था बना दी गई है। ईडी पहुंच जाएगी, जांच दल पहुंच जाएगा, अचानक उनके सारे पेजेस खारिज कर दिए जाएंगे जिन पर एन इलेक्शन से पहले अपनी पार्टी में शामिल किए जाने की कहानियां हैं। महाराष्ट्र से लेकर के, आंध्रा से लेकर के कर्नाटका तक ये कहानी आप लोगों के सामने है। यूपी है, बिहार है, सब जगह वही हाल है। जब आप अपनी पार्टी के विरुद्ध होते हैं तो वहां ईडी और छापेदारी होती है, छापेमारी होती है, और जैसे ही वो आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं वो सारी चीजें दरकिनार कर दी जाती हैं। इससे आंख नहीं मूंदी जा सकती ना। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, जो अभी कह रहे थे कि इसके लिए उन दोनों को सामने आना पड़ेगा। और जो आज उमर अब्दुल्ला ने कहा है वो लाइन भी बिल्कुल परफेक्ट है कि अगर आप आपस में लड़ेंगे तो ऐसे तो नहीं लड़ पाएंगे जो कहानी आप बीते 5 सालों, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है। आपस में लड़ेंगे तो फिर कैसे आप लड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। अजय जी, 70 विधानसभा सीटों में जो आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ने 210 उम्मीदवार उतारे, जिसमें से सिर्फ 25 महिलाएं थी। लेकिन दिल्ली के मतदाताओं में 46% से अधिक मतदाता जो है वो महिला है। शुक्रवार को भारत के चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए थे उसके मुताबिक 40 निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाओं का मतदान पुरुषों की तुलना में अधिक था। और ये इस वक्त आंकड़े जो हम देख रहे हैं ये बीजेपी के पक्ष में जाते हुए जैसे दिख रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि महिलाएं जो हैं वो थोड़ा पिक्चर बदल रही हैं यहाँ पर? ये विनीता जी, आमतौर पे जो अभी सामने दिख रहा है रुझान, उसके बेसिस पे हम यही कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये रिजल्ट्स आएंगे उसके पीछे कांग्रेस का मेजर रोल है। मैं कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेवार ठहराता हूं कि पूरे तरीके से अगर महिलाओं का वोट अगर एक पार्टी को नहीं गया है या फिर महिलाओं का रुझान अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ है तो कोई ना कोई तो कारण होगा। ये डिवीजन ऑफ वोट्स, डिवीजन ऑफ अपोजिशन मेजर रोल प्ले किया है भारतीय जनता पार्टी को ये नंबर्स दिलवाने में। मैंने उस दिन भी कहा था कि नेक एंड नेक है आप वर्सेस बीजेपी, कांग्रेस का कोई रोल नहीं था। कांग्रेस का रोल सिर्फ इस बात के लिए था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए मार्ग प्रशस्त करे जीतने का, मैं ये खुलकर कहता हूं। और अब जब रिजल्ट्स रुझान के तौर पे रिजल्ट्स भी आएंगी ना, तो लोग ईवीएम, सरकार, इलेक्शन कमीशन को जिम्मेवार ठहराएंगे और तरह तरह की बातें होंगी। जी विनीता जी, मैं इस पे कुछ कहना चाहता हूं। ये जो देश में इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि महिलाएं जो हैं वोट मतलब अलग डाल देती हैं, क्योंकि देखिए मुझे नहीं लगता, मतलब निजी तौर पर हो सकता है राय औरों की अलग हो, मुझे नहीं लगता कि एक घर में, ये तो घर में भी लड़ाई झगड़े वाली बात है कि पति पत्नी साथ हो और पति कह रहे मतलब पत्नी छुपा के या चुरा के किसी और को वोट दे दे। आम तौर पर हमने अपने आसपास घरों में ऐसा नहीं देखा है कि पत्नियां जो है पति के से मतलब छुपा के जाती हो। अरे इसमें छिपाना क्या, अगर हम वोट डालने जा रहे हैं, अगर पत्नियां भी वोट डालने जा रही किसी और को, इसमें छुपाना क्या है? तो ये फैक्टर पहले क्यों नहीं पता चलता? ये फैक्टर 1-2 दिन रिजल्ट से पहले पता चलता है कि महिलाएं जो है अलग होकर, इससे पता लग रहा है कि महिलाएं जो है अपने पति को भी बातें नहीं बता रही हैं आजकल। मतलब ये तो घर तोड़ने वाली बात है ना भाई, ये तो पति पत्नी में आप अविश्वास पैदा कर रहे हो घर में। अब हम कल को देख रहे हैं हमारी पत्नी कहीं और वोट डाल रही है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने रेज किया, ये है वुमेन एम्पावरमेंट। ये है वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट से मुझे याद आ रहा है सुभाष जी, 5 लाख लाडली बहना योजना जो है महाराष्ट्र में, उसमें 5 लाख महिलाएं हैं जिनको अयोग्य घोषित कर दिया है, जिसमें 450 करोड़ का पैसा जमा किया था सरकार ने। अब ये 450 करोड़ वापस वसूलेंगे क्या? नहीं विनीता जी, हो गया बीजेपी का
बीजेपी का काम हो गया, वोट मिल गए, बात खत्म हो गई। अब लाडली बहनाओं का कोई महत्व नहीं रहा है, वो सिर्फ एक चुनाव के कारण हुआ था। चुनाव के कारण लोक लुभावन घोषणा होती है, लोगों को पैसे दिए जाते हैं और बाद में पूछते हैं कि आप कौन है। तो यही कहानी जो है वो महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है कि शुरुआत में जो महिलाएं उस योजना के लिए योग्य नहीं थी, उनको भी देने के लिए बाध्य किया गया अधिकारियों को, और उसके लिए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों ने भरसक प्रयास किए, अधिकारियों को डराया, उनको डिसिप्लिनरी एक्शन की धमकी दी। अधिकारियों ने सारे महिलाओं को, जो भी महिलाएं एप्लीकेशन किया, सबको वो पैसे बांटे। बाद में सरकार कहती है कि ये महिलाएं जो है उन्होंने गलत तरीके से इस चुनाव का स्कीम का फायदा लिया है, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मिनिस्टर जो है अदिति तटकरे, जो विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर है, उन्होंने इसके बारे में जाहिर तौर पर बयान दिया था। तो पहले आप अधिकारियों को धमकाते हैं, लोगों को गलत तरीके से जो एप्लीकेशन आए उनको भी पैसे देने के लिए बाध्य करते हैं, और उसके बाद आप उन्हीं लोगों पर एक्शन लेने की बात करते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो चुनाव को जीतने के लिए ये पूरी धांधली हुई थी। हालांकि उसमें बाद में ये पता चलता है, जैसे अभी चंदन जी ने बताया कि महिलाएं अलग कैसे विचार करती है। तो मेरे घर में तो हम लोग साथ में विचार करके वोट देते हैं। बाकी किसी के घर में, अजय जी के घर में शायद अलग होता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन क्या ऐसा होता है? सुभाष जी ये महिलाओं का हक है। आपको क्यों बताएंगी, आपको क्यों बताएंगे कि हमें वोट किसको देना है? मैं हक के बारे में बिल्कुल नहीं। वोटिंग इज पर्सनल। ठीक है अजय जी, उनकी आपसी सहमति है, कोई नहीं। बाकी महिलाओं का हक है, ये बात तो सच है, उन्हें नहीं बताने की जरूरत है। मुकेश जी हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश जी, महिलाओं का हक है, उसको कोई छीन नहीं रहा है। महिलाओं का हक है, उसको कोई छीन नहीं रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये महिला हक के नाम पर ये घर में अविश्वास पैदा करने वाली बात है कि पति पत्नी पे विश्वास नहीं कर रहा है, पत्नी पति पे विश्वास नहीं कर रहा है? चंदन जी पर्सनली मत लीजिए, अभी हम वापस से चुनाव पे आते हैं। मुकेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश जी, एक बड़ी बात यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि जो चर्चा की शुरुआत में जैसा मैंने कहा कि ऐसा क्या हुआ कि एकदम से इतना अप्रत्याशित, हरियाणा वाले चुनाव के नतीजे नहीं कहे जा सकते हैं। यहाँ पे आम आदमी पार्टी की भी कुछ ऐसी चीजें रही हैं इस बार जो उन्हें थोड़ा वक्त से पहले समझने की जरूरत थी। और सबसे बड़ी बात, अलायंस साथ नहीं था। ये जो टुकड़े में चल रहा है तो टुकड़े ही हो रहे हैं। जैसा कि अभी हरिकेश जी ने भी कहा कि उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है कि जी भर के लड़ो, मतलब आपस में लड़ो जो लड़ना है तुमको, और इसके बाद यही नतीजे आएंगे। मुकेश जी, मुझे लगता है कि बीजेपी ने जितना कस के ये चुनाव लड़ा था और कांग्रेस ने भी उसके जो मजबूती से चुनाव लड़ी, उसका नतीजा ये सामने है। अगर आम आदमी पार्टी को इस समय हारने के बावजूद 28 सीटें मिलती दिख रही हैं, तो ये साफ जाहिर है कि अगर आम आदमी पार्टी अपनी एरोगेंस में ना होती और उसने कांग्रेस का हाथ जो लोकसभा में थामा था, अगर वो थामे रखती तो उसको मेंटल एज मिलता है इस पूरे चुनाव में। और जो बहुत ज्यादा फासला जीत का नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी बीजेपी को कम से कम 60 सीटें जीत कर हराती रही पिछले 10 साल में, और वो वही बीजेपी 52% वोट लेकर लोकसभा चुनाव में 42% वोट सीट ले रही है। अगर इन दोनों पार्टियों ने अपना दामन थाम लिया होता, हाथ थामे रखते, तो मुझे लगता है कि नतीजे बीजेपी के पक्ष में इतने नहीं होते जितने इस समय दिखाई दे रहे हैं। पर मैं फिर भी कहूंगा कि बीजेपी ने इस बार बहुत पॉजिटिव चुनाव लड़ा। पॉजिटिव इस सेंस में कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर हमला करने के बजाय अपने वोटरों को रिझाने पर ज्यादा ध्यान दिया। अपने जो कोर सिद्धांत है उसको कंप्रोमाइज किया। कोर सिद्धांत जब मैं कहता हूं तो बीजेपी के लिए मुसीबत थी कि वो फ्री बी दे या ना दे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का प्लस पॉइंट दिल्ली में सिर्फ ये था कि वो दिल्ली में मुफ्त बिजली 200 यूनिट तक देने को तैयार है, वो महिलाओं को पैसा देने को तैयार है, महिलाओं को बस राइड देने को तैयार है। इन सारी बातों में जैसे ही बीजेपी ने न सिर्फ मैच किया बल्कि थोड़ा सा और आगे बढ़ के वादे किए, तो दिल्ली का जो ट्रांजैक्शनल वोट है, जो बहुत सोच समझकर विधानसभा चुनाव में वो ये देता है कि मुझे मेरा बिजली का खर्च ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, मुझे पानी का खर्च तो नहीं ज्यादा हो जाएगा, मुझे जो बस राइड इस समय मिल रही है अगर वो मिलती रहेगी बदस्तूर, तो
जो एलजी और केजरीवाल के झगड़े हैं, अगर उनसे निजात मिल सकती है बीजेपी को जिताने के बाद, कोई और बहाना भाजपा के पास नहीं रहेगा कि हमें कोई काम नहीं करने दे रहा है केजरीवाल की तरह। उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। जी, यहाँ पर कुछ ऐसे नतीजे हैं सामने जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी, कौन कौन कहाँ से आगे है। नरेला में बीजेपी आगे चल रही है, राजकरण खत्री यहाँ पे आगे हैं, बुराड़ी से संजीव झा आगे हैं आम आदमी पार्टी के, और तिमारपुर से सुरेंद्र पाल सिंह आम आदमी पार्टी के आगे, आदर्श नगर से आम आदमी पार्टी के मुकेश कुमार गोयल आगे हैं, बादली से देवेंद्र यादव जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के कांग्रेस के, वो आगे हैं, और रिठाला से कुलवंत राणा बीजेपी के ये आगे हैं, बवाना से रविंद्र इंद्रराज सिंह बीजेपी के आगे हैं, मुंडका से बीजेपी आगे है गजेंद्र डाल, किरारी से बजरंग शुक्ला बीजेपी के ये आगे हैं, बीजेपी के सुल्तानपुर माजरा से करम सिंह कर्ण जो है वो आगे हैं, नांगलोई से भी बीजेपी आगे हैं मनोज कुमार शौकीन, मंगोलपुरी से भी बीजेपी आगे है राजकुमार चौहान, और रोहिणी से प्रदीप मित्तल आगे चल रहे हैं अभी, और शालीमार बाग रेखा गुप्ता बीजेपी से वो आगे हैं, शकूर बस्ती सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के आगे हैं, त्रिनगर तिलक राम गुप्ता बीजेपी के आगे हैं, राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी के, अखिलेश प्रति त्रिपाठी मॉडल टाउन से आम आदमी पार्टी के आगे हैं, आम आदमी पार्टी सदर बाजार, चांदनी चौक, मटिया महल, बल्ली मरान, करोल बाग इन जगह से आगे चल रही है, और मोती नगर, और बीजेपी पटेल नगर, मादीपुर, राजौरी गार्डन, हरिनगर इन तमाम जगह से आगे चल रही है। तो यानी कि एक अलग तरह की टक्कर जो है यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। मतलब अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो जिन नामों का जिक्र हम कर रहे हैं इसमें अभी तक आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं, केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, आतिशी पीछे चल रही है। ये सब बहुत शॉकिंग फैक्ट्स हैं, जबकि थोड़ा सा अंदाजा इसका चल रहा था कि हाँ किस तरह की परिस्थिति रहने वाली है। इसमें साकेत जी आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्योंकि आगे बिहार में भी चुनाव है, तो ये अप्रत्याशित चीजें वहां पर भी घटित होने वाली हैं क्या, या फिर पहले से तैयार नहीं है अपोजिशन और फिर इस तरह से अप्रत्याशित कह दिया जाएगा उसे? देखिए विनीता जी, हम पहले कह रहे थे कि हर पार्टी मतलब विपक्ष में जो अभी है वो पता नहीं किस मुगालते में है कि हम अकेले अपने बदौलत बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। अरविंद केजरीवाल इसी भ्रम में रहे और उसका नतीजा उनको देखने को मिल रहा है कि लगातार पीछे होते होते अभी 200-250 वोट से आगे चल गए। जब तक ये विपक्ष की पार्टियां एकजुट नहीं होंगी तब तक नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को हराना मुश्किल है। सब देख रहे हैं, अभी सारे हमारे सहयोगी पैनलिस्ट बोल रहे थे चुनाव आयोग, और ये चुनाव आयोग तो मतलब इस ढंग से नंगा नाच कर रहा है, सब लोग देख रहा है। अब बताइए कल जो राहुल गांधी और शिवसेना के संजय राउत वगैरह लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाया कि 5 साल में जितने वोटर नहीं बने 5 महीने में उतने वोटर कैसे बने, उन्होंने मांगा चुनाव आयोग से। तो चुनाव आयोग तो साफ साफ दिख रहा है कि वह किसके लिए काम कर रहा है। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि चुनाव आयोग के निष्पक्षता पर सवाल उठाया गया है। जब कांग्रेस पार्टी भी केंद्र में सत्तारूढ़ होती थी तो कमोबेश चुनाव आयोग पर इसी ढंग से आरोप लगते रहे हैं। एक अगर टीएन शेषन का कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो जो भी चुनाव आयोग रहा उस पर उंगली उठी है। लेकिन इस बार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जी, वो तो पिछले सारे चुनाव आयुक्तों को धारा मतलब एकदम इस ढंग से वो नंगा नाच पर उतर गए। अब बताइए, जो राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि 5 महीने में उतने वोटर कैसे बन गए, अभी सुभाष जी ने उठाया था 17C फॉर्म का, तो लगातार हर चुनाव में हर वोटिंग के बाद 17C
पोलिंग एजेंट को दिया जाता है, चाहे वो निर्दलीय कैंडिडेट का पोलिंग एजेंट रहा हो या पॉलिटिकल पार्टी का। इस बार क्यों नहीं दे रहा है चुनाव आयोग? और हमारा मतलब क्या कहें, हम तो बार बार इसीलिए कहते रहे हैं। ठीक है सर, मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में अब केजरीवाल भी जाएंगे क्या? हरियाणा तो जा ही चुका है, जो राज्य में ये सब अनियमितताएं दिखाई दे रही है वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर क्या होगा, कुछ उम्मीद कर रहे हैं संजीव खन्ना से? क्योंकि उन्होंने चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति का मामला था, जिसमें सीजीआई की भूमिका को भी बाहर कर दिया था, जिसमें मुख्य न्यायाधीश को भी बाहर कर दिया था, अब उस वाली परिस्थिति में आपको लग रहा है कि इन्होंने थोड़ा यू टर्न लिया है, तो यहाँ पर इन तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए कोई सांस मिलेगी या फिर वो भी एक महज भ्रम है? नहीं, संजीव खन्ना से उम्मीद की जा सकती है। इनके चाचा जी भी जब रहे सुप्रीम कोर्ट में जी, तब भी हम लोगों ने देखा कि उनके जजमेंट कैसे रहे। तो इस संजीव खन्ना से पॉलिटिकल पार्टी को एक आस बंधी है, लेकिन दुर्भाग्य से इनका कार्यकाल बहुत ही छोटा है। इनके पहले जो तो छोटे कार्यकाल में बड़े चमत्कार तो कर ही सकते हैं, मतलब बेसिक ऑब्वियसली लॉजिकल बेसिस पे ही। मैं ये नहीं कहूंगी कि चमत्कार करेंगे देश के सीजीआई, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कुछ ऐसी तस्वीर सामने आ सकती है जो कि कम से कम देश के लोकतंत्र को बचाए। अगर जैसा विपक्ष कह रहा है कि तमाम तरह की यहाँ पर जो शब्द आपने भी इस्तेमाल किया कि किस तरह से कुछ भी चल रहा है, खुला खेल चल रहा है यहाँ पर, उम्मीद की जानी चाहिए। हम लोग आशावादी हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि सुभाष जो मुख्य हाँ संजीव खन्ना से उम्मीद हम लोग कर सकते हैं कि वो, अभी तो सबसे बड़ी बात है जो नरेंद्र मोदी जी ने छीन लिया चुनाव आयोग के गठन में मुख्य जो माफ करेंगी मुख्य न्यायाधीश की भूमिका। ठीक है सर, मैं मुकेश जी, मेरा सवाल आपसे है कि यहाँ पर क्या वाकई में, क्योंकि 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है ईवीएम पर, उसके अब बर्न मेमोरी पार्ट और तमाम अलग अलग हिस्सों को लेकर के चर्चा होने जा रही है 11 तारीख को, और उस चर्चा के अंदर जो तस्वीरें सामने निकल के आएंगी, कहते हैं ना कि शुरुआत से पता लग जाता है कि क्या तस्वीर और आगे जाने वाली है, कुछ एक अच्छी बहस वहां दिखाई देगी। एडीआर की द्वारा ये याचिका लगाई गई थी, तमाम याचिकाएं लगाई गई थी लोकसभा चुनाव से पहले भी, जब चंद्रचूड़ ने कहा था कि भर गई ये याचिका, कहां से इतनी याचिकाएं आ रही हैं। और फिर उसके बाद में जैसा कि साकेत जी ने भी याद दिलाया कि चंद्रचूड़ जी ने इसे बेमानी कह दिया था कि ईवीएम पर शक करना बेमानी है। राजीव कुमार जी तो अपनी शायरी के द्वारा ही जवाब दे देते हैं, उनको तो जरूरत ही महसूस नहीं होती कि गंभीर तरीके से इस पर कोई जवाब दिया जाए। तो आपको लग रहा है 11 तारीख को कोई नई तारीख, कोई नया खेल, कोई नई तस्वीर बनने वाली है? नहीं, मुझे कोई चमत्कार की उम्मीद नहीं लगती है, लेकिन जो न्यायालय की भूमिका है या फिर जो हमारे सामाजिक संगठनों की भूमिका है, वो चुनाव प्रक्रिया को लगातार सुधार कराने की है, प्योरिफिकेशन की एक्सरसाइज है। जैसे कि और ये हमको मान के चलना चाहिए कि जो भी सत्तारूढ़ होगा, जो सत्ता में होगा, वो अपनी मर्जी से चुनाव की तारीखें तय करवाएगा, अपनी मर्जी से चुनाव आयोग को किसी न किसी ढंग से प्रभावित करने की कोशिश करेगा। विपक्ष को ये मान के चलना चाहिए कि उनका जो रेफरी है वो रेफरी उतना कारगर नहीं है। उनको जनता पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए, उनको अपने काम पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत एज हर सत्तारूढ़ पार्टी को जो केंद्र में होती है उसको मिलता ही है। मैं आपको याद दिला दूं कि ईवीएम के रहते हम कभी जीत नहीं सकते, ये किसी और ने नहीं, ये किताब जीवीएल नरसिम्हा ने लिखी है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हुए करते थे 2009 में। वो किताब लिख के आज तक पछता रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों लिख दिया था। लेकिन हर विपक्ष को ये मानकर चलना चाहिए कि हम लोग सिर्फ रेफरी को दोष देकर नहीं होगा, उनको अपना जनमत, अपना जन समर्थन इतना बढ़ा लेना चाहिए कि रेफरी कुछ ना कर पाए। और दिल्ली में, मतलब केंद्र में सत्तारूढ़ होने के बावजूद जो दिल्ली में बीजेपी ने मेहनत की, मेहनत में इस सेंस में कहता हूं कि हर 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी पे 1 मंत्री को लगाया, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे एमपीज को लगाया, और इस ढंग से चुनाव लड़ा जैसे कि वो
आम आदमी पार्टी को बुरी तरह से हराने के लिए आमादा है। लेकिन आप आंकड़े इस समय फिर से देख पा रही हैं कि आम आदमी पार्टी 30 सीटें और बीजेपी 40 सीटें लेके आ रही है। अगर आम आदमी पार्टी ने एरोगेंस नहीं दिखाया होता अपना कि मैं अकेले चुनाव जीत सकती हूँ, बीजेपी ने केंद्र में सत्तारूढ़ होने के बावजूद यहाँ पर दूसरे एक दो पार्टियों को सीटें दी, तो एक मेंटल ब्लॉक अगर कोई पार्टी मान ले कि हम अपनी 1 इंच जमीन 1 सीट किसी को नहीं देंगे और हम अकेले ही लड़ लेंगे चुनाव, अगर ये लॉजिक था तो उन्होंने लोकसभा चुनाव मिलके क्यों लड़ा था? उनको ये सोचना होगा। और हाइंडसाइट में मैं बोल सकता हूं कि अगर इन दोनों दलों ने एक साथ चुनाव लड़ा होता तो तस्वीर कुछ और होती जो इस समय आपको दिख रही है। हाँ, ये आपस में एक दूसरे को काट दिया इन्होंने। हरिकेश जी, लोग कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी इस समय 30 सीटें जीत कर आ रही है तो 10 साल बाद 10 साल की एंटी इनकम्पेंसी के बावजूद जो पार्टी 30 सीटें सामने आपको दिखा रही है, वो अगर साइकोलॉजिकली अपने आप को मजबूत रखती, अगर वो दूसरे दलों का हाथ थामने का बड़ा उदार हृदय रखती, जो वो नहीं है, क्योंकि उसने टाइम एंड अगेन ये बताया कि हम लोग जब भी पंजाब होगा तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, हरियाणा होगा तो हम अकेले चले जाएंगे, लेकिन जब लोकसभा चुनाव होगा तो हाथ थाम लेंगे। ये इमेच्योर अप्रोच आम आदमी पार्टी अगर 10 साल या 12 साल पुरानी पार्टी है तो मुझे उस परिपक्वता की उम्मीद आम आदमी पार्टी से नहीं लगती। अगर मतलब परिपक्व सत्ता होते, की भूख से ज्यादा लड़ाई में विश्वास इन्हें होना चाहिए था अपने प्रतिद्वंदी को हराने के अपने आप 10 साल सत्ता में रहने के बाद आपको अपना अस्तित्व बचाने के लिए, क्योंकि मैं फिर से कहता हूं कि आम आदमी पार्टी इस बार फ्रंट फुट पर नहीं थी, राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे कम वक्त में बनने वाली राष्ट्रीय पार्टी है ये। वो एक बेल की तरह होती हैं, जो बेल बढ़ती हैं वो एक साल में अपना फल भी दे देती हैं, बढ़ भी जाती हैं और सूख भी जाती हैं। इसको पेड़ बनने के लिए उसको अपने आप को थोड़ा सा समय देना चाहिए। पेड़ बनेगी तब जाके होगा। मुझे अब आम आदमी पार्टी को अपने अस्तित्व बचाने का संकट होगा दिल्ली में चुनाव हारने के बाद। आप ये कह रहे कि काडर वोट नहीं है इनका फ्रीबीज वोट था, योजनाओं पे आधारित वोट था। मैं इस पार्टी के उदय पर अगर आप चले जाओ तो आम आदमी पार्टी का उदय कैसे हुआ था? अरविंद केजरीवाल ने प्लास लिया हाथ में और लोगों के बीटर जाके उनके बिजली के वायर काट दिए। लोगों को बहुत अच्छा लगा था कि एक डिसरप्टर हमारे बीच में आ गया है। वो एक ऐसा नायक उभर के सामने आया कि जो आम आदमी के लिए लड़ता था। लेकिन इस बार के चुनाव में तो आम आदमी के बजाय अपने दामन पे लगे दाग को धुलवाने के लिए चुनाव मैदान में उतरे। उन्होंने कहा आतिशी मुख्यमंत्री होंगी और मैं तो तब दोबारा मुख्यमंत्री बनूंगा जब दिल्ली की जनता मुझे बेदाग साबित कर देगी। एक मुख्यमंत्री वो जो दिल्ली को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए आया था, वो अब अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त होने के लिए चुनाव मैदान में कूदा था। तो ये बिल्कुल एक उलट था। पिछले 5 साल में आम आदमी पार्टी ने कुछ नया ऐसा नहीं किया था कि लोग बहुत उससे प्रभावित होते। फिर भी दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को इस समय 30 सीटें पर आगे रखा हुआ है। यानी कि उससे लोगों का उसके कोर वोट का मोह भंग आम आदमी पार्टी से नहीं हुआ था। अगर थोड़ी सी भी मेहनत कर लेते लोग, थोड़ी सी भी भारतीय जनता पार्टी से के मेहनत को मैच करते, तो जिस पटपड़गंज कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठा हुआ हूँ जहां वधोजा अभी भी मुकाबले में दिख रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, यहाँ पर ऐसा लगा कि आम आदमी पार्टी थी ही नहीं। यहाँ पर जो भी था बीजेपी। केजरीवाल ने परवेश वर्मा को पीछे छोड़ दिया है। यहाँ पर अभी आंकड़े जो है हार मानने वाले नहीं, आम आदमी पार्टी के लिए थोड़े आगे पीछे चल रही हैं चीजें। देखिए, और अगर आपके कोर्ट नेता आतिशी, सिसोदिया, केजरीवाल अगर आगे पीछे की स्थिति में है और वो एकदम से विनर नहीं है, तो लीडरशिप को अपने आप पर विचार करना चाहिए कि हमारे बाकी छोटे छोटे विधायकों को क्या होगा जिनका कोई नाम नहीं है। वो तो पीछे पिछड़ना उनका बहुत स्वाभाविक हो जाएगा। फिर भी वो लोग अपने आप को फाइट में रखे हुए हैं। यानी कि जनता ने उनको अपने पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं किया था। मुझे तो लग रहा था कि जिस ढंग का एज बीजेपी ने ले रखा है चुनाव से पहले, और जिस ढंग का कांग्रेस ने कूदकर मैदान में मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया था, उस हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी की 50 से 60 सीटें आनी चाहिए थी। लेकिन अभी भी वो 40 और 30 का ये आंकड़ा
आम आदमी पार्टी के लिए संतोषजनक है और उसको ये सोचना होगा कि अब हम वापस आ सकते थे अगर अपने आप को झुका सकते थे। हरिकेश जी, मैं ये कहती कि संजय सिंह राज्यसभा में खूब जमकर बोले हैं और ऐसा बोले हैं, जब भी बोले हैं तो बीजेपी के लिए तकलीफ बनी है। तो चर्चा ये भी चली है कि ये सारी चीजें जो हैं अब बदले की राजनीति के साथ सामने आने वाली हैं, क्योंकि उन्होंने इतना बोला क्यों? देखिए विद्या जी, बदले की राजनीति क्या जो बीजेपी कर रही है या करती है, वो सारे विधायकों, सारे सांसदों जो अपोजिट पार्टी के हैं उनके खिलाफ जिस तरीके का रवैया अपनाती है, उसे बदला क्या कहेंगे आप? उसमें एकदम सीधे ये कहिए कि नेस्त नाबूद करने की स्थिति में रहती है। वो एकदम खत्म कर देना चाहती है कि कोई रहे ही ना बोलने के लिए। जैसे मान लीजिए कि छोटी सी बात है, ईवीएम के मसले को लेकर अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे ही नहीं, हर बार ये सवाल उठता है ना कि ईवीएम के मसले को लेकर के पार्टियां क्यों नहीं बाइकआउट कर देती हैं। आप बाइकआउट कर दीजिए, 500 सीटें उनकी हो जाएंगी। वो इतने निर्लज्जता पे हैं कि उसकी शर्म नहीं आएगी कि सारी पार्टियां बाइकआउट कर दी हैं। उनको क्या करना है कि वो इलेक्शन लड़ लेंगे, 500 सीटें जीत लेंगे, अब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए लड़ना भी जरूरी है। मैं कुछ बिंदु पर थोड़ा सा वो कर दे रहा हूं। मुकेश जी बहुत सारी बातें कह रहे थे, आपकी भी बातों को मैं लेता हूं। हरियाणा में महिलाएं वोट करती हैं, बीजेपी जीत जाती है। महाराष्ट्र में महिलाएं वोट करती हैं, बीजेपी जीत जाती है। सारी फ्रीबीज जो लाभार्थी वर्ग है पैदा हुआ, वो बीजेपी ने भी उभारा। फिर आप आम आदमी पार्टी को कैसे दोषी ठहराएंगे कि उसने फ्रीबीज बांटे? क्या 2000 रुपया किसानों के खाते में जाना, क्या सिलेंडर योजना, सिलेंडर फ्री देना, ये फ्रीबीज का हिस्सा नहीं था क्या बीजेपी ने इन सब चीजों को मार्केटाइज नहीं किया क्या? तो मेरा कहने का मतलब है 2014, 15, 16, 18, 17, 20, 22 कैसे बोल रहे हैं? इन सब सालों में भी बीजेपी ने यही सब किया है और फ्रीबीज का आरोप आप आम आदमी पार्टी पे लगा देते हैं। तो हम कैसे देखना बंद कर दे कि आपने फ्री नहीं दिया चीजों को? तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि अभी 2 दिन पहले यह आंकड़ा आ रहा था कि महिलाओं और मुस्लिम्स के वोट प्रतिशत ने मैक्सिमम आम आदमी पार्टी को दिया है और यहां आम आदमी पार्टी हार रही है। हम ये तलाश रहे हैं कि कांग्रेस अगर न कूदी होती तो आम आदमी पार्टी जीत जाती। ऑफ द रिकॉर्ड लोग ये बोलते हैं कि हमने तो वोट आम आदमी पार्टी को ही किया हुआ है, फिर यहां आम आदमी पार्टी क्यों हार रही है? आप इन बातों को दरकिनार नहीं कर पाएंगे। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास यही प्रॉब्लम होती है कि जब रिजल्ट सामने आ जाता है तो हम उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस निकालने लगते हैं कि ये कारण होगा, ये कारण होगा, ये कारण होगा। अब केजरीवाल झूठे हैं, नरेंद्र मोदी सच्चे हैं, अमित शाह सच्चे हैं। पूरे देश में जितने हमारे अप्रवासी भारतीय आ रहे हैं, आपको याद होगा यही अमित शाह कहते थे कि जब आप कहीं विदेश में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि तुम मोदी के भारत से आए हो क्या? वो इज्जत बेइज्जत कहाँ चला गया? इस पर कोई रिएक्शन नहीं है। जे जयशंकर अब बता रहे हैं कि 2009 से लेके अब तक 17,000 अप्रवासी भारतीय वापस भेजे गए। ये कोई नई बात नहीं है, बेशर्मी की भी हद है। कहने का मतलब ये है कि अगर आव्रजन हो रहा है, मान लीजिए कि इलीगल, आप उसको नहीं रोक पा रहे हैं तो देश सुरक्षित कैसे है? अगर अप्रवासी भारतीय जा रहे हैं इलीगल, आप उसको नहीं रोक पा रहे हैं, उनके जो फ्रॉड लोग हैं, स्कैम करने वाले, उनको नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो देश सुरक्षित कैसे है? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी बात जब आप लगातार बोलते हैं तो एक परसेप्शन बढ़ता चला जाता है। बीते 1 हफ्ते में आपने सारे चैनलों पर देखा होगा बीजेपी बहुत अच्छी फाइट कर रही है, बहुत अच्छी फाइट कर रही है। ये आप भी कह रही हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी क्या नहीं लड़ रही थी? कह दिया जा रहा है कि आम आदमी, हमने ये नहीं कहा कि बीजेपी बहुत अच्छी फाइट कर रही है, लेकिन चुनाव आयोग जैसे भी बड़े सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, क्योंकि फॉर्म 17C जो कि अवेलेबल ही नहीं हुआ यहाँ पर। चुनाव आयोग को मतलब उस पर बहुत बड़ा एक्शन देखा जाए तो इस देश में बनना चाहिए। अपनी बात कहकर अवेलेबिलिटी नहीं दी। थोड़ी सी बात बता रहा हूं। त्रिस्तरीय लड़ाई लड़ती है बीजेपी। पहला तो वो वोटर को लुभाती है, वोटर को खत्म करती है, आपके वोटर हटाएगी, अपने आपके मतलब अदर पार्टी, विपक्षी पार्टियों के वोटर को हटाएगी और अपने वोटर्स को मजबूत करेगी। ये कहानी आने लगती है चुनाव से महीना भर पहले ही कि किसके नाम काटे जा रहे हैं, किसको रोका जा रहा है। हमने जो उपचुनाव हुए थे उसमें साफ साफ देखा था कि पूरे मोहल्ले को डिटेन कर दिया जा रहा था, वोट करने नहीं दिया जा रहा था।
ये आरोप मिल्कीपुर लगाया में जा भी रहा था। हुआ, मिल्कीपुर में, हाँ। वो लोग गुंडागर्दी करते हैं, वो लोग पत्थरबाजी करते हैं, उन लोगों को रोक दो। जहां पर भी इस तरह का खतरा है उस एरिया को रोक दो। रातों रात पैसे बांटे जाएंगे, उन सब स्तर पे वोट खरीद फरोख्त हो चलेगी। दूसरा स्तर होता है ईवीएम का, उसमें खतरनाक तरीके से प्ले होता है। तीसरा स्तर होता है जिस दिन वोटिंग परसेंटेज ऊपर नीचे हो रहा होता है उस दिन वहां पर सीट वाइज ये वोटिंग परसेंटेज ऊपर नीचे कर देते हैं। और तीसरा खेल करते हैं परसेप्शन करने का कि अपने किसी बड़े चेहरे को हरवा देंगे कि आप कह ना पाए कि भाई हमारा ये चेहरा कैसे हार गया अगर हम सब जगह जीत गए। तो आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा है, बहुत ढंग से खेला जा रहा है। और ये बात अगर किसी को नहीं समझ में आ रही, समझ में सबको आ रही है। हम सब जो बैठते हैं सब लोग ना, सबको ये बात समझ में आती है। लेकिन क्योंकि हम लोग पर डायरेक्ट कोई हानि तो होती नहीं, हम तो विधायकी लड़ नहीं रहे हैं, ना ही हम सांसद बन रहे, सांसद में होकर जा रहे हैं कोई। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अल्टीमेटली हम मान लेते हैं कि बीजेपी बहुत अच्छा चुनाव लड़ी और वो जीत गई, लेकिन वास्तविकता इससे एकदम परे है। बीजेपी जो करना चाह रही है, जो कर रही है, वो बहुत बेतुका है। लेकिन ये है कि मैं अदर पार्टी को भी इसमें ये कहूंगा कि भाई एक साथ एकजुट होकर के अगर नहीं लड़ोगे तो मुंह की खाओगे। उमर अब्दुल्ला ने आज कह भी दिया। जी सुभाष जी, यहाँ पर एक बड़ी तस्वीर ये समझने की जरूरत है कि अगर बड़े चेहरों की बात की जा रही है, क्योंकि बीजेपी के पास तो कोई चेहरा ही नहीं था इस चुनाव के लिए, और ऐसा ही कुछ उनका हरियाणा में रहा था। भाई महाराष्ट्र तो चलो क्लैरिटी थी कि उनका चेहरा था उनके पास, जब चेहरा होता है तो चेहरा अनाउंस कर देती है, जब चेहरा होता ही नहीं, हिडन लेके चलते हैं तो अनाउंस नहीं करते। तो ये इस स्ट्रैटेजी को क्या कहिए, क्योंकि इस वक्त जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के बीच में 10 सीटों का डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है अभी। जी, मैं भी आज तक देख रहा हूँ उसमें 43 और 27 ये सीटों का रुझान इसमें दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी जो है 36 के ऊपर हमेशा आज तक काफी तेजी से चलेगा। हाँ, आज तक तेजी से चलेगा। तो 36 का आंकड़ा है बहुमत का, तो मुझे लगता है कि 36 के ऊपर ही सारे लोग बीजेपी को दिखा रहे हैं रुझानों में। लेकिन मुझे एक सवाल जो अभी चर्चा चल रही थी, सबसे पहले जो चीजें हैं कि ट्रांसपेरेंसी ऑफ इलेक्शन, ये जिम्मेदारी किसकी है? तो ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। और एडीआर जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, ये 1999 से लड़ रही है इलेक्शन निष्पक्ष हो इसके लिए। और ये जो एडीआर है वो उसकी स्थापना आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर्स ने की है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के अहमदाबाद के जो सबसे बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान है उसके प्रोफेसर्स ने की है। और ये एडीआर की वजह से ही जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के उम्मीदवार हैं उनको अपना जो डिक्लेरेशन है कि उनके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस हैं वो देना जरूरी हो गया। जो पार्टियां हैं उनको उनके पास कितने पैसे आए हैं चुनाव के दौरान वो देना वो उसके लिए बाध्य किया गया। तो जो रिफॉर्म्स हुए हैं 1999 से लेकर अब तक वो एडीआर ने किए। लेकिन एडीआर ने जो एप्लीकेशन किया था 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उन्होंने एक सिंपल सी बात कही थी कि जो फॉर्म 17C है वो उजागर किया जाए, वो सार्वजनिक किया जाए इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो 24 मई को जो फैसला दिया दीपांकर दत्ता के बेंच ने, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये इंफॉर्मेशन देने के लिए, चुनाव आयोग को इंफॉर्मेशन देने के लिए बाध्य नहीं किया। क्यों? ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? बीजेपी ने भी मांग करनी चाहिए। अगर बीजेपी के खिलाफ इतने सारे सवाल खड़े किए जाते हैं कि बीजेपी धांधली करती है, तो बीजेपी ने आगे आके कहना चाहिए कि ये फॉर्म 17C जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन को बाध्य करना चाहिए, या इलेक्शन कमीशन को इसके लिए एक नियम करने चाहिए अगर नियम नहीं है तो। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।